हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी द स्टोरी ऑफ पालमपुर की, और इस वीडियो में भी हम उस जो चैप्टर है उसको हम ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में वो चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ था। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको वीडियो जो है वो टाइम पे मिल जाएगी। अभी कुछ इशू था एंड माय फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो यहाँ पे वैसे लैपटॉप में बना रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं काम जो है वो फ़ोन का पड़ता ज़रूर है। तो आप चैनल से कनेक्ट ज़रूर रहिए, आपको ऐसी वीडियोज़ जो है वो मिलती रहेंगी। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि मुझे भी एक मोरल मिले, मैं भी मोटिवेटेड हूँ, ताकि आपको ऐसी वीडियोस में बना के देता रहूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने पहले पालमपुर की कहानी के बारे में समझा था कि व्हाट इज़ पालमपुर। पालमपुर एक गाँव है, लेकिन एक बात ये भी मैंने बताई थी कि जो पालमपुर है ना, वो एक इमेजिनरी गांव हम मान रहे हैं। एक गांव है ऐसा जो यहाँ पे एक इमेजिनेशन के अंदर हम उसको समझ के चल रहे हैं, और उसका कंपैरिजन आप यहाँ पे कंट्री से कर सकते हो। मैंने आपसे ये भी बोला था कि कंपेयर पालमपुर विद अ कंट्री। ठीक है, एक कंट्री या हमारे देश से भी आप उसका कंपैरिजन कर सकते हो। तो देखिए, भारत की ही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं पालमपुर की, तो मैंने आपको लास्ट ईयर कह रहा हूँ, मैं बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे जो पालमपुर है ना, मेजरली जो लोग हैं वो फार्म सेक्टर के अंदर लगे पड़े हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं पालमपुर की, तो जो पालमपुर है, पालमपुर में लोग लगे पड़े हैं फार्म सेक्टर में। तो 75% जो पॉपुलेशन है पालमपुर की, वो वर्क करती है फार्म सेक्टर के अंदर अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपना खाना पीना या 2 वक्त की जो रोटी है उसको खाने के लिए, उसको कमाने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो काम करते हैं खेतों के अंदर। और अगर देखा जाए, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे फार्म लेबरर के रूप में इन खेतों में काम करते हैं। जैसे अभी क्या था, रिसेंटली आई विजिट हरियाणा, और मैं वहाँ पे गया, तो मैंने वहाँ पे देखा कि सम वुमेन्स सम वुमेन वर कटिंग द पालक। ठीक है, स्पिनच वहाँ पे काट रही थी। तो हम वहाँ पे गए, मेरे साथ कुछ और भी लोग थे, तो हम वहाँ पे जाते हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कि बेसिकली कि आंटी आप क्या मतलब आप पालक काट रही हो। तो उन्होंने, हमने देखने के लिए गए थे। तो भाई, अब क्या होता है ना कि जब आपको लगे कि जब आप दिल्ली में रहते हो और आपका मन करे गांव में जाने का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लेने का मन जरूर करता है वहाँ से। हम खेत में चले गए, तो वहाँ पे जो आंटियां काम कर रही थी, वहाँ पे जो लेडीज काम कर रही थी, वो जो लेडीज थी ना, वो लेबरर थी फार्म लेबरर थी, उनको दिन की दिहाड़ी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही पालमपुर के अंदर भी है कि वहाँ पे जो लोग हैं ना, मेजरली सारे के सारे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें से कुछ ऐसा पोर्शन है जो फार्म लेबरर के रूप में काम करता है। इतना आपको समझ आ गया? ठीक है, और अगर देखा जाए तो मेजरली जो पीपल है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो है फार्म्स का, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो यहाँ पे लैंड जो है, यहाँ पे जो लैंड है जिसके ऊपर कल्टीवेशन किया जाता है, वो लैंड फिक्स है। ठीक है, कि इस लैंड पे इतना ही कल्टीवेशन किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना इन्होंने बताया। और अगर देखा जाए 1960s के समय से ही यहाँ पे जो पालमपुर है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सपेंशन जो है वो लैंड में नहीं हुआ है कल्टीवेशन के मामले में। ठीक है, कल्टीवेशन के मामले में कोई भी एक्सपेंशन जो है वो पालमपुर के अंदर देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट में यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो पालमपुर है ना, सो पालमपुर में कुछ वेस्ट लैंड है। इन वेस्ट लैंड्स को ना यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया था यहाँ पे कल्टीवेटेबल लैंड के अंदर। कल्टीवेटेबल लैंड का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी ज़मीन, मान लीजिए कि कोई ऐसी ज़मीन है जिस पे ड्रॉट आ गया था, ड्रॉट आने की वजह से वो इनफर्टाइल हो गई, मतलब वो फर्टाइल नहीं है, अब फर्टिलिटी लेवल उसका कम हो चुका है, और कोई उस पे यहाँ पे अब ग्रो नहीं कर सकता चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे वो इन कन्वर्टिबल लैंड की कैटेगरी में आ गई है। तो एक तरह से क्या है, ये आपका एक प्रॉब्लम जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए जो लैंड है वो वेस्ट लैंड से कन्वर्टेबल लैंड में यहाँ पे कन्वर्ट की गई। तो एक तो फायदा ये है कि वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, प्रॉब्लम ये है कि पालमपुर के अंदर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है कल्टीवेशन का। अब देखिए, आप लैंड का एक्सपेंशन कर रहे हो, लैंड ज़्यादा है आपके पास, बट आपके पास प्रोडक्शन उतना नहीं है। ठीक है, ये उसने बात बोल दी है। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग अ न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब देखिए,
अब आपने पहले ये देख लिया कि अगर लैंड को हम इनहेंस करते हैं, लैंड को अगर हम बढ़ा देते हैं, लैंड का एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं, तो जब आपको ये दिख गया कि लैंड का एरिया बढ़ाने से कोई फायदा होने नहीं वाला, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है अगर आप लैंड का एक्सपेंशन कर देते हो, तो अब सिंपल सा एक आपके दिमाग में ये आएगा कि यार जब लैंड को बढ़ा के फायदा ही नहीं है तो आप उस पर क्यों टाइम वेस्ट करो, क्यों आप लैंड को बढ़ाओ, जो आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ना ही नहीं है तो आप क्यों लैंड का एक्सपेंशन यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब एक और चीज यहाँ पे समझने वाली है कि आपने कभी ना कभी सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने ये तो सुना होगा, गांव के अंदर जब भी आप ज़मीन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ज़मीन के की कंटेक्स्ट में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है हेक्टेयर, बीघा, गुइंथा। ठीक है, ये क्या है, ये ना स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट जैसे आप साइंस में पढ़ते हो ना एसआई यूनिट्स के बारे में, तो वैसे ही यही है एक स्टैंडर्ड यूनिट। जब आप किसी भी लैंड का मेजरमेंट करते हो ना, तो किसी भी लैंड के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे आपको अगर देखा जाए, यहाँ पे हम बात करते हैं हेक्टेयर की, तो यहाँ पे जो एक हेक्टेयर जो होता है, इस एक हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, इस एक हेक्टेयर का मतलब होता है यहाँ पर 10,000 यानी 10,000 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिख लो या स्क्वायर मीटर लिख लो। ठीक है, या ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब होता क्या है, जस्ट सिंपली अगर आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक जस्ट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर की ये वाली जो साइड है ये भी 100 है, क्योंकि आप जानते हो कि एक स्क्वायर की सारी साइड्स जो है वो बराबर होती हैं, तो मैंने सारी ही साइड्स को 100 यहाँ पे मेजर कर लिया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं तो देखिए आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बताइए, वो होता है ए का स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं तो 100 इंटू 100 जो है वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना। अब देखिए 10,000 तो इधर का आ रहा है ना, तो ये 10,000 है, और इस वाली साइड को भी तो कंक्लूड कीजिए। ठीक है, स्क्वायर है ना तो 10,000 है ना, तो इस वाली साइड का आ रहा है, तो 10,000 स्क्वायर मीटर्स के अंदर यहाँ पे हम 1 हेक्टेयर को जो है वो मेजर करते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट। तो देखिए 1 मिनट मैं इसको इरेज कर दूं। आपका पेशेंस बहुत अच्छा है, आप पेशेंस रखें तो बहुत कुछ हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, और ज़्यादा नहीं मिटा रहा मैं क्योंकि बोर हो जाओगे बैठे बैठे। तो देखिए सुनाओ, अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की। तो जैसे आपका सामने क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक ही लैंड पे बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है ना, उसका सीधा सीधा आंसर तो यस है। अगर मैं बात करूं पुराने टाइम की, तो पुराने टाइम में ना जो जैसे हम बात करते हैं व्हेन यू विल बी कमिंग इन योर 11th क्लास, सॉरी 12th क्लास, क्योंकि आप सीबीएसई वालों ने यहाँ पे क्या किया है, आपकी जो इकोनॉमिक्स की जो किताब है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको यहाँ पे 12th क्लास में कर दिया। तो जब आप 12th क्लास में आओगे तो आप समझोगे कि कैसे इंडिया ने यहाँ पे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे चेंज आया, ब्रिटिश एरा के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा हुआ करता था, इन सब के बारे में यहाँ पे हम चीज़ों को ना समझेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का मैंने ये बताया था इंडिया के कंटेक्स में कि जो इंडिया है, इंडिया की जीडीपी में, ठीक है, क्योंकि जीडीपी का मैंने, अगर आपको जीडीपी के बारे में नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। इंडिया की जीडीपी में यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका सिर्फ कंट्रीब्यूशन 17% है, 17%। ठीक है, अब एक बात सिंपल सा फंडा ये है कि देखिए सर 50% लोग तो यहाँ पे लगे पड़े हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब जब 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगे पड़े हैं तो ये एक तरह से ना नुकसान है। कैसे नुकसान है, क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन या आधी पॉपुलेशन तो लगी हुई है फार्म सेक्टर में। और अगर देखा जाए जब पेंडेमिक आया था तो पेंडेमिक आने की वजह से मोर पीपल हैड डिसाइड टू माइग्रेट, उन्होंने माइग्रेट को चुना, माइग्रेशन को चुना, एंड वो माइग्रेट हो गए थे यहाँ से। और देखिए आपने देखा भी होगा कि कितने सारे लोग जो अपने गांव चले गए। अब ये डेटा जो है, अब एक बाद में आपको बताऊं तो ये डेटा, ये कहा जाए तो ये 2019 का है। सर करंट का डेटा क्या है, करंट का डेटा अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ना तो 52% लोग अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लग चुके हैं।
अब देखिए सिंपल सा फंडा ये है कि यार आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एक बर्डन बढ़ा रहे हो। मैं अब यहाँ पे कोई अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अपनी एक्सप्लेनेशन देने बैठूंगा तो आपका चैप्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों पे भी हमें डिस्कशन करना चाहिए तो हम इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। और अगर आपको लगता है ऐसा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि हम भी ऐसी चीज़ों पे थोड़ी सी बात करें। और कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशनल बेस्ड जो न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपका मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम पे, उन वीडियोस पे भी मैं थोड़ा सा फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे कहता है इन काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, जो पालमपुर है उसने यहाँ पे पालमपुर जो है ना, बेसिकली यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक वेस्टर्न पार्ट यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड जितनी भी लैंड है इस पालमपुर गांव के अंदर, वो सारी की सारी कल्टीवेटेड है, कोई भी लैंड खाली नहीं है। ये जो आइडल एक वर्ड है, ठीक है, आइडल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है एम्प्टी, मतलब कि कोई भी लैंड जो है वो खाली नहीं छोड़ी जाती है। अब क्या होता है कि जब रेनी सीजन आता है, ठीक है, रेनी सीजन आता है मतलब खरीफ, फार्मर्स जो होते हैं। अब देखिए आपको एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको जूम कर दूँ ज़रा। जूम तो नहीं होगा वैसे, ठीक है, जूम, ठीक है, जूम कर दिया। अब थोड़ा सा अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। तो यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्रॉप्स की, तो जो क्रॉप्स है ना वो टू टाइप्स की होती हैं। तो सॉरी, टू टाइप्स कह रहा हूँ, थ्री टाइप्स की होती हैं आपकी। एक होती है खरीफ, एक होती है आपकी रबी, और एक होती है आपकी जायद, जायद क्रॉप्स। ठीक है, ये तीन टाइप्स होते हैं क्रॉप्स के, जो आपको पता होने चाहिए। और जायद फसल होती है, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स की जब हम बात करते हैं, तो तीनों टाइप्स के अंदर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो खरीफ है, खरीफ के अंदर अगर देखा जाए, यहाँ पे आपका जो ज्वार हो गया, यानी मोटा अनाज होता है, ज्वार हो गया, एंड बाजरा हो गया, ऐसी चीजें जो है उसको उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि जो फार्मर्स है ना, वो यहाँ पे ज्वार और यहाँ पे बाजरा जो है वो उगाते हैं इस रेनी सीजन के अंदर। और साथ ही साथ ये जो फसलें होती हैं, ये जो क्रॉप्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये बेसिकली एक तरह से फीड, कैटल फीड के वे में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, कैटल फीड का मतलब क्या होता है सर? कैटल फीड का मतलब अगर देखा जाए ना, इन सिंपल वर्ड्स, कैटल फीड का मतलब है सर, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जो एनिमल्स है उनको क्या कर रहे हो, खाना खिला रहे हो। ठीक है, एक मिनट में इसको जूम कर लेता हूँ, रुकिए ज़रा, ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, सुनाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। सो इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन। अब अगर देखा जाए, यहाँ पे ये भी है कि जो कल्टीवेशन है पोटैटो का, ठीक है, ये भी इसी में होता है, खरीफ में। और ये जो कल्टीवेशन है पोटैटो का, वो होता है अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच में। ठीक है, और जो सर्दियों का जो सीज़न आता है, उसके अंदर सर्दियों के सीज़न को हम रबी फसल का सीज़न भी कहते हैं। यहाँ पे जो फसलें होती हैं उगाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे वीट उगाया जाता है, वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। और जो फार्मर है, फार्मर्स जो है वो बहुत काफ़ी जो वीट होता है वो अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं। और उनमें से जो चीज़ें, उनमें से कुछ जो बचा हुआ होता है उसको मार्केट में जाके बेच आते हैं, रायगंज की मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे वो सिंपली यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स हैं आपके, फार्मर्स यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन करते तो हैं, लेकिन मान लीजिए 70% उन्होंने मार्केट में बेच दिया। अब मान लीजिए 70% मार्केट में बेच दिया, 30% उन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए रख दिया। अब ऐसा थोड़ी कि सारा का सारा बेच देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 30% जो अनाज है वो यहाँ पे रायगंज की मार्केट में, यहाँ पे जो किसान है वो क्या करते हैं, बेच के आ जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो नाउ आगे बढ़ते हैं ज़रा। सो अगर देखा जाए, कुछ पार्ट जो होता है, ठीक है, कुछ पार्ट लैंड एरिया का यहाँ पे शुगर केन को डिवोट कर दिया जाता है। शुगर केन का मतलब होता है गन्ने को डिवोट कर दिया जाता है, जहाँ पे गन्ने को हर साल यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है, और इस गन्ने का इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, और इससे जगेरी, जगेरी का मतलब क्या होता है, गुड़, जैगरी बनाई जाती है। एंड इस जैगरी को जो शाहपुर के जो ट्रेडर्स हैं
जो व्यापारी लोग हैं उनको बेच दिया जाता है। शाहपुर के व्यापारी लोगों को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। और अगर देखा जाए जो मेन रीजन है कि जो फार्मर्स हैं वो क्यों यहाँ पे 3 डिफरेंट क्रॉप्स को यहाँ पे पालमपुर में उगाते हैं अलग अलग सीजन के अंदर, पालमपुर टू इज ड्यू टू दी वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है केम अर्ली टू पालमपुर, जो पालमपुर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी जल्दी आ गई है। और यहाँ पे अगर देखा जाए इसका मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ है यहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम। तो देखिए अगर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी आने का फ़ायदा तो आप लोगे ना। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपने ट्यूबवेल्स लगा दी हैं या आपने ट्रांसफॉर्मर्स लगा दिए हैं, आप कल्टीवेशन आप पहले के मुकाबले में बेटर कर पा रहे हो। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक तरह से इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है और वो एक फ़ायदा भी दे के जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे हम बात करें जब, तो देखिए जो क्या होता था पुराने टाइम में ना, पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल होता था। सर पर्शियन व्हील्स क्या होते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा पर्शियन व्हील क्या होता है। तो लेट्स सी कि पर्शियन व्हील होता क्या है। तो मैं सर्च कर लूँ, एक मिनट। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए पर्शियन व्हील जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, फोटोज़ में देखते हैं। तो ये जो है ना इसे पर्शियन व्हील कहते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे ये देखो कितनी सारी फोटोज़ हैं। ये जो सारी फोटोज़ है ना, इनकी जब हम बात करते हैं, ये जो है ये पर्शियन व्हील है। ये पर्शियन व्हील क्या है, पहले के टाइम में इनका इस्तेमाल होता था पानी को खेतों तक पहुंचाने का। ठीक है, ये देखिए कितनी सारी आपको दिखेंगी फोटो, कुछ ऐसे जो है ये पर्शियन व्हील दिखता है। ठीक है, यहाँ से ये आपका तालाब में जाता है और तालाब से पानी लेके आता है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो कैटल्स होते हैं, जो गाय या जो सांड होते हैं, जो भी हैं, इनका इस्तेमाल करके इसको एक तरह से यूं गोल गोल घुमाया जाता है सर्कुलर वे में। और यहाँ पे जो यहाँ पे एक सेंटर में मान लीजिए रोप लगे होते हैं, वो घूमती रहती है। तो इससे क्या होता है, जो पानी है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, पानी आता है बाहर, वो फिर खेतों में चला जाता है। तो पहले के मुकाबले में पर्शियन व्हील्स का इस्तेमाल यहाँ पे पहले किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझ आ गया पर्शियन व्हील क्या होता है, आपने देख भी लिया। ठीक है, तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सो अब देखिए उस टाइम तक तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे फार्मर्स जो है पानी निकालने के लिए किया करते थे वेल्स से, है ना, ताकि वो अपनी छोटी छोटी फील्ड्स को इरिगेट कर सकें। इरिगेट का मतलब मैंने आपको सिंपल वर्ड्स आपको पता है, इरिगेशन, कल्टीवेशन, सोविंग, टिलिंग, ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और आप पहले से पढ़ते आ रहे हो 6 क्लास में, 7th 8 9। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड पीपल सा दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल कुड इरिगेट मच। अब यहाँ पे देखिए अब देखिए उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे सर आप इस्तेमाल कर रहे थे कुछ पर्शियन व्हील्स का, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल डाला। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़े एरिया के अंदर हम इफेक्टिव तरीके से पानी को आराम से बेच सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए जो पहली कुछ ट्यूबवेल्स हैं यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, और बाद में यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने आप ही यहाँ पे प्राइवेट ट्यूबवेल्स जो है वो सेट कर ली थी। एंड एज अ रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है मिड 1970s के अंदर यहाँ पे जो कल्टीवेशन का जो एरिया है ना, वो 2 हेक्टेयर जो है वो इरिगेट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हेक्टेयर का जो एरिया है वो कल्टीवेटेड हो गया था 1970s के दौर में। इतना आपको समझ गया। ठीक है, नाउ Not all villages in India have such high level of irrigation। और इंडिया में ऐसा कोई गांव नहीं था जिसके अंदर इरिगेशन का लेवल इतना ज़्यादा था। और अगर देखा जाए अपार्ट फ्रॉम रिवराइन प्लेन एंड कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड इन कोस्ट। तो देखिए अगर आपको समझाया जाए तो जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, ये कोस्टल रीजन्स कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे फर्टिलिटी का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए इन कॉन्ट्रास्ट प्लाट्यूज के जो रीजन्स होते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लाट्यू की हम बात करें, इनके पास लो लेवल ऑफ इरिगेशन है। लो लेवल ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या है, देखिए वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यूज में इरिगेशन का लेवल बहुत कम होता है। और जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया जो है इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। अगर देखा जाए आज के मुकाबले, अगर देखा जाए तो 40% जो इरिगेटेड लैंड है ना,
वो आज के समय में कम हो रही है, कम हो गई है। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंड ऑन रेनफॉल। और एक और चीज़ जब आप बाद में आओगे ना, तो बाद में आपको ये समझाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा कि जो मानसून है, सो मानसून देखा जाए तो इंडियन फार्मिंग सेक्टर इज अ मानसून गैम्बलिंग। तो मानसून की गैम्बलिंग या कहा जाए तो एक मानसून का जुआ है। जब बारिश होगी तो अच्छे से ग्रो करेगी, अगर बारिश नहीं होगी तो ग्रो ही नहीं करेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखिए आपके पास एक लैंड है, इस लैंड पे आपने 4 सेक्शंस बना दिए। इस सेक्शन में आप वीट को ग्रो कर रहे हो, इस सेक्शन में आप चावल बना रहे हो, इस सेक्शन में आप मान लीजिए कुछ और, या इस सेक्शन में कुछ और। तो जब इस तरह की फार्मिंग हम करते हैं ना, इस फार्मिंग को कहते हैं मल्टीपल फार्मिंग, या बोले तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन रास्ता है, कॉमन वे है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। हमारे जो लैंड है, जो हमारी लैंड है, केवल लैंड है, उसके बिहाफ पे, ठीक है। जितने ही पालमपुर के अंदर फार्मर है ना, वो कहीं ना कहीं 2 क्रॉप्स तो देखो उगाते हैं, ठीक है। 2 क्रॉप्स जो है वो उगाते हैं। और बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे पोटैटो जो है वो एक तीसरी क्रॉप के रूप में उगाते हैं, ठीक है। और ये कब से उगा रहे हैं, ये कब से उगा रहे हैं, ये उगा रहे हैं आपका 15 से 20 ईयर्स से पहले से, यानी कुछ 15 से 20 साल पहले से ही क्या कर रहे हैं ये लोग, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं उनको ये उगा रहे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो देखिए कुछ डिस्कशन करते हैं, एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के भी पे समझते हैं कि इंडिया के अंदर कितना मिलियन टन हेक्टेयर जो है ना यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1950s के अंदर 120 लैंड जो है वो ऐसी थी जिसपे कल्टीवेशन हो रहा था, 120 मिलियन। याद रखना, मिलियन नहीं बोलूंगा दोबारा से, मैं सिर्फ नंबर बोलूंगा, बार बार मिलियन नहीं बोलूंगा। तो आपको समझ जाना है कि इतना मिलियन लैंड जो है वो कल्टीवेटेड हुआ करता था। 1960 में ये नंबर बढ़ के 130 हुआ, उसके बाद 70 में ये 140 हुआ। उसके बाद देखिए कुछ टाइम तक ये जो लैंड है ना ये फिक्स है। अब सिंपल सा देखो फंडा, अब यार सर बता क्यों रहे हो, क्योंकि आपका तो फिक्स ही है ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो फिक्स है ना, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है हमको, एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है 2013 एंड 14 के अंदर। अगर हम बात करें करंटली, तो करंटली अगर मैं डेटा आपको दिखाना चाहूँ तो इन करंट मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। तो यहाँ पे टोटल कल्टीवेटेड लैंड, इंडिया। सो देखिए ये फोटो देखिए जरा। सो फोटो नहीं, कुछ डेटा के बिहाफ पे हम देखें अगर, सो करंट डेटा लिख देते हैं, करंट डेटा। तो देखिए सर्च में जाते हैं, सर्च में जाके पता लगेगा। तो देखिए इंडिया के अंदर अभी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रो जो है वो देखने को मिला है वैसे तो, ठीक है। मैं इसको बैक कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे आपको दिखिएगा कुछ समथिंग। तो देखिए यहाँ पे देखो, ये आपको कह रहा है अराउंड 51% ऑफ इंडियन जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर कल्टीवेशन एज कम्पेयर टू 11% ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। अब देखिए अगर हम बात करें दुनिया के मुकाबले, देखो दुनिया के अंदर हम बात करें एज अ ग्लोबल कंटेक्स्ट में हम बात करें, तो ग्लोबली इंडिया जो है वो 11% लैंड पे कल्टीवेशन करता है। और इंडिया के अंदर हम बात करें तो 51% लैंड है जिसपे इंडिया कल्टीवेशन करता है। तो नंबर्स तो आपको दे नहीं रखे, बट नंबर्स नहीं तो आप एक परसेंटेज लेवल निकाल सकते हो। और इस परसेंटेज लेवल को आप जो हमारे पास जो गिवन एरिया है उससे आप मल्टीप्लाई करवा के परसेंटेज निकाल के देखना, आपको पता लग जाएगा कि इंडिया में कितना जो लैंड है वो कल्टीवेट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये भी एक कुछ डेटा जो है वो दे रखा है यहाँ पे ये बता रखा है कि इंडिया जो है, देखिए यहाँ पे इस वाले पाथ को अगर देखा जाए, इसमें इंडिया सिर्फ कांस्टेंट बना हुआ है। 2010 तक यहाँ पे इंडिया के अंदर जो कल्टीवेटेड लैंड है उसमें किसी भी तरह का जो ग्रोथ है वो देखा नहीं गया है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि कोई भी अगर हम बात करें कल्टीवेशन लैंड की, तो कल्टीवेशन लैंड में इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सेम रहा है
और पालमपुर की कहानी भी कुछ ऐसी है, तो इंडिया का कंपैरिजन ही हम समझ रहे हैं, इंडिया का कंपैरिजन करके ही हम देख रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इसके अलावा बात करें, सो यहाँ पे क्या हुआ कि क्या था कि सिंपली क्या हुआ कि 1960s की बात है, 1960s की बात है। 1960s में यहाँ पे एक रेवोल्यूशन आता है जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वैसे आया था 1966 से 67 के बीच में, और इसको लेकर आए थे एम नाम मैं भूल गया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। वैसे एम विश्वेश्वरैया करके नाम था कुछ, नहीं एम विश्वेश्वरैया अलग थे, सॉरी, हाँ एम स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन जो है इसके फादर कहे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एम स्वामीनाथन इसको लेकर आए थे, एंड अगर देखा जाए, हाँ ठीक है, एम स्वामीनाथन थे, तो एम स्वामीनाथन इसको लेकर आए थे। और एम स्वामीनाथन ने क्या करा, अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ना नाम में थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी रिमेम्बर नहीं रह पाता। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ कि यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी सीड HYV सीड्स को यहाँ पे लेकर आया गया, और इन HYV सीड्स की वजह से यहाँ पे इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया था, ठीक है। जो यील्ड है यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या है, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर इसका इस्तेमाल किया एक सिंगल सीजन के अंदर। यहाँ पे टिल 1960s में जो सीड्स थे इनका इस्तेमाल किया जाता था, और ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे खेती जो है की जाती थी, जिससे यहाँ पे जो क्रॉप्स जो है वो निकल रही थी, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी ना वो लो क्वालिटी थी, ठीक है। ट्रेडिशनल सीड्स जो थे इनके लिए क्या था, नीडेड लेस इरिगेशन, इनको कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी। और जो फार्मर्स थे बेसिकली क्या करते थे यहाँ पे काउ डंग्स का इस्तेमाल करते थे, या नेचुरल मैन्योर हो गया, इनका इस्तेमाल एज अ फर्टिलाइजर के रूप में ये करते थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए पालमपुर की कहानी को कंपेयर करना इंडिया से, ठीक है, तो सब समझ आएगा। तो यहाँ पे ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल विद दी फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। अब क्या था कि अब देखो, अगर आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करनी है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना आपका फर्टिलाइजर बनाना पड़ता है, मैन्योर बनाना पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा खर्चा बैठता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से जो क्रॉप है उसका जो बेसिकली प्रोडक्शन है, या बोले तो जो फर्टिलिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको 1960s, लेट 1960s में यहाँ पे ये आई थी, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करा था एक इंडियन फार्मर ने, और यहाँ पे कल्टीवेशन किया गया था यहाँ पे वीट का और राइस का। और अगर देखा जाए यहाँ पे जो HYV सीड्स है जिनकी फुल फॉर्म जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था, और इन सीड्स का इस्तेमाल करके जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या हुआ कि एक बहुत ही स्पीड में, जैसे मैं आप ना समझ सकते हैं, यहाँ से देखो एक ग्राफ से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया, मान लीजिए इंडियन एग्रीकल्चर ऐसे 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 चल रहा, वो एकदम से जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया ऐसे एकदम से बूम आया। बूम आने से क्या हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन लेवल है, यहाँ से देखिए ये जो प्रोडक्शन लेवल है इतना, यहाँ से यहाँ तक ये इतना प्रोडक्शन लेवल जो है वो हमारे इंडिया में क्रॉप्स का हो गया, मतलब बढ़ गया था। यानी कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन का रहा था, है ना। उससे यहाँ पे फायदा भी हुआ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाउ हम बात कर लेते हैं ज़रा आगे। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक हमारी कहानी ख़त्म है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि तो देखिए, सो जो HYV सीड्स थे, अगर HYV सीड्स की हम बात करें ना, देखिए इससे यहाँ पे ना ग्रोथ हुई थी, लेकिन इस ग्रोथ का कहीं ना कहीं एक नुकसान ये था कि देखिए जो HYV सीड्स थे इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का उस टाइम पे यहाँ पे इस्तेमाल जो है किया गया था। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा था, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं इनको, ये कीटनाशक होते हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया ताकि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आ सके, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। जो हायर यील्ड है
यहाँ पे पॉसिबल हो पाई ओनली फ्रॉम द केमिकल कंबाइन ऑफ HYV सीड्स एंड इरिगेशन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो देखिए अगर मैं बात करूँ जो रिजल्ट था, रिजल्ट किन किन चीज़ों की वजह से आया, रिजल्ट आया यहाँ पे HYV सीड्स की वजह से, प्लस में इरिगेशन पे यहाँ पे फोकस किया गया, साथ ही साथ यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ, CF लिख रहा हूँ मैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एंड साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था उसमें बहुत ज़्यादा क्या है ग्रोथ जो है वो देखी गई, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम बात करें फार्मर्स की, पंजाब के फार्मर्स की, हरियाणा या वेस्ट उत्तर प्रदेश की, तो ये पहले लोग थे जिन्होंने यहाँ पे एक मॉडर्न फार्मिंग के मेथड को यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले अपनाया था। तो ये बात याद रखनी है, कौन से वो स्टेट्स थे। तो पहला जो स्टेट था वो पंजाब था, उसके बाद दूसरा स्टेट हरियाणा, उसके बाद यूपी यानी अपना उत्तर प्रदेश लेकिन वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी मान लीजिए ये यूपी का एरिया है, ठीक है, इस यूपी में वेस्टर्न यूपी का है सर, वेस्टर्न यूपी सर यहाँ पे है, ये वाला, ये यहाँ की तरफ जो एरिया है ये वाला, ये वेस्टर्न यूपी है, ठीक है। तो इस वाले एरिया में जो HYV सीड्स हैं इनको सबसे पहले यहाँ पे स्वीकार किया गया, इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, और एक बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो देखा गया, ठीक है। उस टाइम पे हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में जो राइस है, राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे, और बहुत ही अच्छा जो प्रोडक्शन लेवल है इंडिया ने देखा था उस टाइम पे राइस के मामले में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ फर्दर आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, फार्मर्स के बारे में बता दिए, एंड जो फार्मर्स थे, ठीक है, इस रीजन के, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्यूबवेल्स का सेटअप कर लिया था, ठीक है, इरिगेशन के लिए। एंड यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेड, ठीक है, मतलब इन्होंने क्या करा, HYV सीड्स का इस्तेमाल करा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करा, ताकि ये फार्मिंग कर सके। और कुछ इनमें से जो फार्मर्स थे उन्होंने यहाँ पे फार्म्स के ऊपर मशीनरी का इस्तेमाल किया, मशीन्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे प्लॉइंग में काम आती है, ठीक है ना, प्लॉगिंग में काम आती है, हार्वेस्टिंग में, हार्वेस्टिंग फास्ट हो गई, ठीक है, हार्वेस्टिंग बढ़ गई। एंड इन सब का फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जो वीट है, यहाँ पे जो वीट है उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो वीट है उसका बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इस चीज़ से आप मतलब एक अजम्पशन लगा सकते हो कि क्या जो फ़ायदा है वो यहाँ पे मिला था, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मैं बार बार करता हूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को यहाँ पे और लोगों तक यहाँ पे रीच करवाएं, ताकि मैं और ऐसी वीडियो बना के आपके लिए ला सकूं। तो कुछ थोड़ा सा रह गया हमारा हिस्सा, तो यही वाला पोर्शन हम इस वीडियो में आप लास्ट कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ कुछ जो चीज़ें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इन पालमपुर की अगर बात करें तो जो वीट था, ठीक है, उसको फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज 1300 kgs पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में यहाँ पे 1300 किलोग्राम गेहूं जो है वो उगाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें HYV सीड्स की वजह से ये जो नंबर है ये बढ़ गया और ये हो गया 3200 kg, ठीक है। यानी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ था, तो ये जो लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन था इससे कहीं ना कहीं वीट में प्रोडक्शन हुआ और इसका फायदा जो है वो माना जाता है। सो जो फार्मर्स है नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस wheat to sell the market। और अब देखा जाए अगर तो जो फार्मर्स हैं उनके पास अच्छा खासा जो सरप्लस है ना वो है, और वो फार्म्स के अंदर जो फार्मर्स हैं वो मार्केट में जाके अपने इस एक्स्ट्रा सरप्लस को बेच सकते हैं और उससे जाके कहीं ना कहीं अच्छा एक पैसा जो है वो कमा सकते हैं। अगर सरकार उनको एक अच्छी MSP देगी तो उससे उनको फ़ायदा जो है वो होगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के अंदर, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कवर करवा दूंगा। वैसे कितना रहता है ये चैप्टर अभी देख लेते हैं ज़रा। सो ज़्यादा नहीं है
यहाँ तक है आपका ये लास्ट, यहाँ पे यूनिट ख़त्म हो जाती है शायद, हाँ ठीक है, यहाँ तक है आपका। सो यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है एंड फर्दर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा तो उसको भी हम देखेंगे। तो थैंक यू एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।